हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। मैं पुनीत शर्मा श्याम पैरामेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने प्रीवियस क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर ली थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से पार्ट्स हमारे शामिल किए जाते हैं। जिसमें हमने बताया था, एक तो था प्राइमरी ऑर्गन। एक तो क्या था हमारा प्राइमरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन में हमारे पूरी क्या आ जाती है, जीआईटी। माउथ से लेकर एनस तक, माउथ से लेकर एनस तक हमारी क्या आ जाती है, पूरी जीआईटी आ जाती है। किसमें, प्राइमरी ऑर्गन में। दूसरा पॉइंट आता है हमारा क्या, सेकेंडरी ऑर्गन। सेकेंडरी ऑर्गन में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, असेसरी ऑर्गन। ठीक है, सेकेंडरी ऑर्गन्स में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, असेसरी ऑर्गन। असेसरी ऑर्गन का मतलब क्या बताया था, जो ऑर्गन जो जीआईटी में, डाइजेशन में किसकी, इन ऑर्गन्स की हेल्प करते हैं, जो हेल्पिंग ऑर्गन बोलते हैं जिनको, वो क्या होते हैं हमारे असेसरी ऑर्गन होते हैं। जिसमें हमारी सेलेवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर, ये सब क्या है, हमारे असेसरी ऑर्गन है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं हमारी जीआईटी की। तो हमने बता दिया था आपको ये सब कि सेकेंडरी वो एसेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में हमने आपको बताया था पूरी जीआईटी के बारे में। जीआईटी में सबसे पहले क्या आया था, हमारा माउथ। फिर आता है हमारा फेरिंग्स, फिर आता है इसोफेगस, फिर स्टोमक, और फिर हमारा क्या आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने तीन पार्ट बताए थे आपको, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ये तीन पार्ट हो गए किसके, छोटी आंत के। उसके बाद में हमारे आ जाती है क्या, बड़ी आंत। बड़ी आंत को क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो आपको छोटी आंत के बाद में ये क्या दिख रही है हमारी, ये है बड़ी आंत। इसको बोलते हैं क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। ये हो गई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है माय डियर। लार्ज इंटेस्टाइन में भी हमने आपको तीन पोर्शन बताए थे। सबसे पहले आता है क्या, असेंडिंग कोलोन, एसी। फिर आता है हमारा क्या, ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन, टीसी। उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग कोलोन, डीसी। डिसेंडिंग कोलोन के बाद में हमारा ये जे शेप क्या आ जाएगा, हमारा ये आ जाएगा सिग्मोइड कोलोन। ये क्या हो गया हमारा, सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन के बाद में ये आ जाएगा हमारा रेक्टम। रेक्टम के बाद ये जो पोर्शन है, ये जो होल है, ये इसको क्या बोलते थे हम, एनस। ये क्या है, ओपनिंग ऑफ द जीआईटी है, एंड ओपनिंग ऑफ द जीआईटी। इसको क्या बोल देंगे हम, एनस बोल देंगे। ठीक है, तो ये माउथ से एनस तक जो हमारे पार्ट पाए जाते हैं, जो भी जीआईटी के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइमरी ऑर्गन। इनका मेन पार्ट होता है, इसलिए इनको प्राइमरी ऑर्गन बोलते हैं। जो हेल्प करते हैं उनको हम क्या बोलते थे, सेकेंडरी ऑर्गन बोल देते हैं। तो आइए हम आगे चर्चा करते हैं। उसके बाद में हमने देखिए फंक्शन ऑफ जीआईटी के बारे में आपको बताया था। फंक्शन ऑफ जीआईटी में हमारा क्या क्या हुआ था, पहला हुआ था हमारा क्या आ जाता है, हमारा इंजेशन। ठीक है माय डियर, इंजेक्शन मतलब क्या होता है, पुटिंग ऑफ द फूड, पुटिंग ऑफ फूड इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी या माउथ में फूड को रखना क्या हो जाता है हमारा, इंजेक्शन हो जाता है। दूसरा पार्ट आता है हमारा क्या, दूसरा आता है चेविंग। चेविंग मतलब होता है चबाना। ठीक है, चेविंग मतलब होता है चबाना। दांतों के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे फूड पार्टिकल्स है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में फिजिकली तोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, चेविंग। तीसरा पार्ट आता है हमारा स्वेलोविंग। तीसरा पार्ट क्या आ गया हमारा, स्वेलोविंग। स्वेलोविंग मतलब होता है निगलना। चबाने के बाद में हम क्या करते हैं, पीछे ईसोफेगस में हम क्या कर देते हैं, फूड पार्टिकल्स को निगल लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्वेलोविंग। अब स्वेलोविंग में हमने क्या भेज दिया, ईसोफेगस वाले पार्ट में भेज दिया। अब ईसोफेगस वाले पार्ट में फूड क्या रुकता नहीं है, डायरेक्ट ईसोफेगस से किस में चले जाता है, स्टोमक में। किस में चले जाएगा, स्टोमक में। ठीक है माय डियर। अब यहाँ स्वेलोविंग में, इनमें सब में क्या होता है, एक चीज और हमें देखने को मिलती है, क्या, सीक्रेशन। क्या देखने को मिलता है हमें, सीक्रेशन। सीक्रेशन के बाद में क्या होता है, हमारा फूड मिक्सिंग होता है। जो भी हमारी ग्लैंड्स है ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी से हमारा स्टार्ट हो जाता है सिक्रेशन। हमने कोई भी फूड पार्टिकल को देखा, किसने देखा, हमारी आंखों ने। देखते हैं हमारे क्या सेंसेशन क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। सेंसेशन और स्टिमुलेशन हमारे क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं हमारे ब्रेन के पास में। ठीक है, जैसे ही हमने फूड को देखा, तो हमारे जो सेलेवरी ग्लैंड होती है,
सैलिवरी ग्लैंड से क्या रिलीज हो जाता है, सलाइवा रिलीज हो जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमारे गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो जाता है। तो देखते ही हमारे तुरंत क्या हो जाते हैं, सीक्रेशंस आ जाते हैं हमारी जीआईटी के अंदर। ठीक है, जो भी हमारी ग्लैंड्स होती है वो सब क्या कर देती है, सीक्रेशन रिलीज कर देती है। अब आप चाहे खाओ चाहे मत खाओ, लेकिन आपको देखने से ही सलाइवा क्या हो जाते हैं, सीक्रेट हो जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, सीक्रेशन का। और चौथा पार्ट हमारा क्या आ गया था इसमें, स्वेलोविंग के बाद में डाइजेशन का। ठीक है, डाइजेशन मतलब क्या होता है, डाइजेस्टिव, डाइजेशन मतलब होता है उसको पाचन करना। ठीक है, जो भी फूड हमने खाया उसको पाचन करना। ठीक है, डाइजेशन के बाद में अगर हमने मान लो फूड को डाइजेस्ट कर दिया, तो डाइजेस्ट करने के बाद मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्मॉल स्ट्रक्चर में तोड़ दिया या सिंपल स्ट्रक्चर में तोड़ दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, डाइजेशन करने के बाद में अब क्या करेंगे, हम एब्जॉर्प्शन करेंगे। डाइजेशन के बाद में हमने क्या कर दिया, एब्जॉर्प्शन कर दिया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद में हम क्या करेंगे, मान लो हमने सिंपल स्ट्रक्चर में फूड को तोड़ दिया, हमारी बॉडी ने क्या कर लिया, सारे न्यूट्रिएंट्स सारे एब्जॉर्ब कर लिए, तो उसको क्या बोल दिया हमने, एब्जॉर्प्शन कर दिया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद में हमारा क्या होगा, फूड हमारा एब्जॉर्ब हो गया। अब क्या बचेगा, वेस्ट मटेरियल। क्या बचेगा, वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल को क्या बोल देते हैं हम, स्टूल का फॉर्मेशन करना। स्टूल के फॉर्मेशन करने को हमने क्या बोल दिया, कॉम्पेक्शन। क्या बोल दिया हमने, स्टूल फॉर्मेशन को कॉम्पेक्शन बोल दिया। और कॉम्पेक्शन करने के तुरंत बाद हमारा क्या आ जाता है, डेफिकेशन। कॉम्पेक्शन के तुरंत बाद हमारा क्या आ जाता है, डेफिकेशन। तो ये है कुछ जीआईटी के फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से जीआईटी के फंक्शन किए जाते हैं, जिसमें हमारे इंजेक्शन में अलग पोर्शन शामिल किया जाता है, चेविंग में अलग पार्ट शामिल किया जाता है। ठीक है, स्वेलोविंग अलग पार्ट के द्वारा किया जाता है, डाइजेशन अलग पार्ट के द्वारा, एब्जॉर्प्शन अलग पार्ट के द्वारा, कॉम्पेक्शन और डेफिकेशन अलग पार्ट के द्वारा किया जाता है। सीक्रेशन में आ जाते हैं हमारे एक्सेसरी ऑर्गन, जो हमारे क्या करते हैं, ग्लैंड्स होती है, सिक्रेटरी सेलिवरी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ये सब क्या करती है, सीक्रेशन का काम करती है, सीक्रेशन और मिक्सिंग का काम करती है माय डियर। तो इन सब के बारे में हमने देखिए कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, इसमें हमने स्वेलोविंग तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्या, डाइजेशन। ठीक है, आज हम पढ़ने बताने वाले हैं आपको किसके बारे में, डाइजेशन के बारे में। देखिए, डाइजेशन का जो मोस्ट ऑर्गन है, जिस जो शामिल किया जाता है, कौन किया जाता है, स्टोमक। डाइजेशन किसके द्वारा, वैसे फिजिकल डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा, ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। हमने कोई फूड पार्टिकल खाया, हमने क्या खाया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में खाया, उसको तोड़ने का काम, मतलब कि डाइजेशन का काम कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हमारे दांतों के द्वारा, हमारी ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है माय डियर। और जो केमिकल डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमारे स्टोमक से स्टार्ट होता है। ठीक है, केमिकल डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टोमक से। स्टोमक में क्या आते हैं, हमारे गैस्ट्रिक जूस आते हैं, एचसीएल आता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस आते हैं, एचसीएल आता है, एसिडिक कंटेंट आते हैं, सब मिलकर क्या करते हैं, खाने को गलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, केमिकल डाइजेशन स्टोमक से स्टार्ट होता है, और फिजिकल डाइजेशन होता है वो हमारा ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है माय डियर। अब डाइजेशन किस किस पार्टिकल्स का कहाँ कहाँ डाइजेशन होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, डाइजेशन दो तरीके का बताया हमने। पहला कौन सा हो गया हमारा, फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन। दूसरा हमने बताया आपको केमिकल डाइजेशन। ठीक है, फिजिकल डाइजेशन में हमारे कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट इन माउथ। जिसमें क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, सिंपल स्ट्रक्चर में, सिंपल या स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। तो फिजिकल डाइजेशन कहाँ से हो गया, ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है माय डियर। और केमिकल डाइजेशन होता है, ये होता है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन जो बड़ी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर होती है हमारे न्यूट्रिएंट की, उनको
केमिकली किस में तोड़ना, छोटी स्मॉल कॉम्प्लेक्स स्मॉल सिंपल स्ट्रक्चर में तोड़ना क्या हो जाता है हमारा केमिकल डाइजेशन। अब इसमें क्या क्या यूज किए जाते हैं देखिएगा, इसमें कुछ एंजाइम यूज किए जाते हैं और कुछ हार्मोन से यूज किए जाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल स्ट्रक्चर में। सिंपल स्ट्रक्चर में तोड़ा जाता है, इसमें फिजिकली तोड़ा जाता है और इसमें एंजाइम्स हार्मोन्स की हेल्प के केमिकल स्ट्रक्चर को तोड़ा जाता है। ठीक है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिशन को किसमें तोड़ा जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जो हमारी एब्जॉर्बर फॉर्म है, किसमें, जो हमारी एब्जॉर्बेबल फॉर्म है उसमें तोड़ा जाता है और तोड़ के हमारे जीआईटी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये होता है हमारा डाइजेशन दो तरीके से, केमिकल डाइजेशन और फिजिकल डाइजेशन। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताते हैं, जिसमें स्टार लगा के लिख लीजिएगा आप। देखिए, फर्स्ट न्यूट्रिशन हुज डाइजेस्ट स्टार्ट, पहला न्यूट्रिशन कौन सा है जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, मतलब कि हमने खाना ओरल कैविटी में रखा, अब ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जो सबसे पहले डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। तो देखिए, द फर्स्ट न्यूट्रिशन स्टार्ट डाइजेस्ट, पहला कौन सा न्यूट्रिशन है जो डाइजेशन में सबसे पहले स्टार्ट होता है, सबसे पहले डाइजेशन उसका स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले होता है हमारा किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ओके माय डियर, सबसे पहले हमारा किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का। और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन फर्स्ट स्टार्ट, कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च जो होती है स्टार्च फॉर्म से उसमें तोड़ दिया जाता है स्टार्च में। अब सेकंड हम बात करें किसकी, प्रोटीन की, तो द प्रोटीन स्टार्ट डाइजेस्ट प्रोटीन स्टार्ट डाइजेशन एट, प्रोटीन का सबसे पहले डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, तो वो होता है हमारे किसमें, स्टोमक में। ओके माय डियर, देखिए कार्बोहाइड्रेट का कहाँ स्टार्ट हो जाता है, हमारी ओरल कैविटी में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन का डाइजेशन हमारा कहाँ होता है, स्टोमक में स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, स्टोमक का। एक बचता है हमारा फैट, फैट का डाइजेशन हमारा कहाँ स्टार्ट होता है, या फिर इसमें भी स्टार लगा लीजिएगा, फैट का डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है, फैट डाइजेशन स्टार्ट एट, फैट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है हमारा, ड्यूडेनम में। ओके माय डियर, फैट का डाइजेशन हमारा कहाँ स्टार्ट होता है, ड्यूडेनम में। और मैक्सिमम डाइजेशन की अगर बात करें, ठीक है, मैक्सिमम डाइजेशन सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ किया जाता है, मैक्सिमम डाइजेशन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा डाइजेशन किया जाता है जेजुनम में। ओके, सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ किया जाता है, जेजुनम में। और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी कहाँ किया जाता है, जेजुनम में। क्यों किया जाता है, क्योंकि जेजुनम की क्या है, जो सरफेस होती है इस पर मैक्रो और माइक्रोविलाई सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। जेजुनम की सरफेस पर मैक्रो और माइक्रोविलाई जो होती है, जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जो इसकी जीआईटी की वाल की सरफेस एरिया क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसके उसके द्वारा सबसे उतना ही क्या किया जाएगा, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन किया जाएगा माय डियर। ठीक है, तो जेजुनम में हमारे क्या पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा विलाई और माइक्रो विलाई पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। और सरफेस एरिया को इंक्रीज करते ही क्या हो जाता है, हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा मैक्सिमम डाइजेशन हमारा कहाँ हो गया, जेजुनम में। फैट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है हमारा, ड्यूडेनम में। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसकी दृष्टि से आप देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो द फर्स्ट न्यूट्रिशन स्टार्ट डाइजेस्ट कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट, कहाँ होता है, हमारी ओरल कैविटी में।
प्रोटीन का स्टार्ट कहाँ होता है डाइजेशन? हमारे स्टोमक में। ओके माय डियर, तो ये हो गई हमारे डाइजेशन की बात। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर मान लो हमने कोई न्यूट्रिएंट्स खाया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। अगर हमने डायरेक्टली अगर खाया है तो उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उनको डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे कौन से होते हैं? मिनरल्स, विटामिन, ठीक है, मिनरल्स, विटामिन और हमारे वाटर आ जाता है, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनको भी क्या करने की जरूरत नहीं पड़ती, डाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा हो गया डाइजेशन वाला पॉइंट। अब डाइजेशन के बाद में हमारा क्या आता है? एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद में हमारा क्या आ जाएगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब करना। डाइजेशन में हमने कोई भी फूड पार्टिकल्स को तोड़ा है, अब हमारे क्या मिल गए? हमें न्यूट्रिएंट्स मिल गए। कौन से? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल गए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल गए, जो हमारी एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है फूड की, ठीक है। अब एब्जॉर्बेबल फूड फूड में हमने उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया, छोटे छोटे सिंपल स्ट्रक्चर में हमने तोड़ दिया। अब हमारी जीआईटी क्या करेगी? एब्जॉर्प्शन करेगी, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन कैसे करेगी? एब्जॉर्प्शन देखो, हमारी जो जीआईटी की वाल है, इसमें एब्जॉर्बेबल स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब एब्जॉर्ब करके जीआईटी से एब्जॉर्ब करके किस में डाल दिया जाता है? कंटेंट को किस में डाल दिया जाता है? हमारी ब्लड वेसल्स में डाल दिया जाता है। जो भी हमारी जीआईटी की वाल है, उसमें हमारी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में क्या कर दिया जाता है? हमारी जो कंटेंट है, जो न्यूट्रिटिव कंटेंट है, उनको किस में एब्जॉर्ब करके डाल दिया जाता है? हमारी ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स के द्वारा फिर पूरे शरीर में जहाँ भी जिस भी पार्टिकल्स की, जिस भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, उस तक हमारे सप्लाई कर दी जाती है। तो आप देखिएगा, एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन कहाँ किस किस का एब्जॉर्प्शन किया जाता है? पूरी जीआईटी है, हमने आपको बताया हर स्ट्रक्चर इसकी अलग अलग भूमिका निभाती है, ठीक है। स्टोमक अलग भूमिका निभाता है, इंटेस्टाइन अलग भूमिका निभाती है। तो अब एब्जॉर्प्शन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर भूमिका निभाती है? देखिए, हमारी आती है इसमें क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों ही जगह क्या किया जाता है? फूड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। अब फिर से स्टार लगा के लिख लीजिएगा, पॉइंट्स कुछ लिखा रहा हूं मैं, देखिएगा। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पाया जाता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पाया जाएगा? हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, किस पे? जेजुनम में। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ क्या पाए जाते हैं? माइक्रोविलाई और मैक्रोविलाई। मैक्रो और माइक्रोविलाई, ये विलाई क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा जीआईटी का, उतना ज्यादा हमारे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है माय डियर। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा किया जाता है? जैजुनम के द्वारा। अब कुछ पॉइंट और है, देखिए। आयरन, आयरन हमारा न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है। आयरन का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आयरन का एब्जॉर्प्शन, आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ किया जाता है? तो आयरन का एब्जॉर्प्शन किया जाता है डियर ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में भी कहाँ पे? ड्यूडेनम की भी हमने तीन स्ट्रक्चर बता दिया आपको, D1, D2 और D3। तो ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम के D1 पार्ट में, कौन से? D1 पार्ट में आयरन का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। अब जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, जिसमें क्या होता है? हम आयरन तो हमने खूब खा रहे हैं डाइट में हमने आयरन खूब खाया, पर फिर भी हमें मान लो कि फिर भी हमें क्या हो गया? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया। अब आप कहोगे डॉक्टर साहब से जाके कि मैं तो खूब पालक खा रहा हूँ, पालक में क्या होता है? भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है, ठीक है। आप ग्रीन वेजिटेबल खा रहे हो, खूब आयरन ले रहे हो, आयरन टेबलेट ले रहे हो, फिर भी आपका क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ट्रीट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? कमी कहाँ पे? खाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में कमी है। आप कितना भी खा लो, अगर एब्जॉर्प्शन ही ठीक नहीं होगा तो सब वेस्टेज है, ठीक है। तो तो हमारा जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, D1 वाला पार्ट है, अगर इसमें अल्सर हो रहे हैं, कोई भी डिजीज कंडीशन हो रही है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा? आयरन का एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हमें कहाँ ट्रीट करना है, कहाँ डायग्नोज करना है इसको? ड्यूडेनम वाले पार्ट को, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किसके द्वारा होता है?
आयरन के एब्जॉर्प्शन में कमी के कारण। ठीक है, आप चाहे कितना भी खा लोगे तो भी क्या रहेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रहेगा। तो ट्रीट हमें क्या करना है, ड्यूडेनम को ट्रीट करना है। ठीक है, इसके लेयर को, इसके जीआईटी की वाल को ट्रीट करना है। ओके माय डियर। और ड्यूडेनम ही क्या होता है, हमारा मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर साइट होती है। मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर साइट कौन सी होती है हमारी, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में ही सबसे ज़्यादा हमें अल्सर देखने को मिलता है, और अल्सर होंगे तो हमारे आयरन की कमी हो जाएगी शरीर में। तो मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर साइट कहाँ पाई जाती है, हमारे ड्यूडेनम में। ओके माय डियर, इसीलिए हमें क्या देखने को मिलता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। एक और होता है, एक और स्टार लगा के लिखिएगा, क्या, हमारा विटामिन के। विटामिन के का एब्जॉर्प्शन या फॉर्मेशन कहाँ किया जाता है, हमारे कोलोन्स में, हमारी बड़ी आंत में। किसके द्वारा किया जाता है, जो हमारी फाइबर्स होते हैं, जो हमारी फाइबर डाइट होती है, फाइबर्स का क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है। फाइबर्स डाइट का हमारे क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है। किसके द्वारा, हमारी ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है माय डियर, हमारी बड़ी आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, हमारी जो कोलोन होती है, ठीक है, उसमें हमारा क्या पाया जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा, ई कोलाई। ये डिजीज भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी हमारी आंत में प्रेजेंट होता है। ओके, ये ई कोलाई क्या करता है, जो भी हम फाइबर कंटेंट्स खाते हैं, जो भी हम फाइबर डाइट लेते हैं, उसका क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है। ठीक है, फाइबर्स को तोड़ने का काम किसके द्वारा किया जाता है, ई कोलाई के द्वारा किया जाता है। स्टार लगा के लिख लीजिएगा, किसके द्वारा, ई कोलाई के द्वारा। कहाँ पाया जाता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। फर्मेंटेशन करता है किसका, फाइब्रस का। और फाइब्रस का फर्मेंटेशन करके क्या करता है, विटामिन के प्रोड्यूस करता है। ओके माय डियर, क्या करता है, विटामिन के प्रोड्यूस करता है। आपने देखा होगा, जब भी कोई भी न्यूबॉर्न बेबी होता ही है, कोई भी न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उसको क्या किया जाता है, विटामिन के का इंजेक्शन लिया लगाया जाता है। पैदा होते ही क्या किया जाता है, सबसे पहले विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों, ताकि उसमें ब्लीडिंग को रोका जा सके, ब्लीडिंग को रोका जा सके। अब विटामिन के क्या करता है, क्लोटिंग का काम करता है। ठीक है, तो अगर बच्चे में मान लो कोई भी ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है पैदा होते ही। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उसकी जीआईटी में क्या नहीं है, अभी ई कोलाई प्रेजेंट नहीं है। क्या नहीं है, ई कोलाई प्रेजेंट नहीं है, और ना ही कोई फाइबर डाइट ले रहा है वो, इसीलिए विटामिन के बन ही नहीं रहा। इसीलिए विटामिन के क्या हो रहा है, बन ही नहीं रहा। इसीलिए जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसमें हम क्या लगाते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो दूध पिएगा, ठीक है, जैसे जैसे वो डाइट में क्या करेगा, खाना चालू करेगा। ओके, तो खाना चालू करते ही, दूध पीते ही क्या करेंगे, जो हमारी ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे क्या होंगे, बैक्टीरिया पनपेंगे। ठीक है, अब बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया, हमारे इकोलाई बैक्टीरिया पनपेंगे, धीरे धीरे अपने आप जनरेट हो जाएंगे। किससे, फूड पार्टिकल से। अब फूड पार्टिकल से बैक्टीरिया कौन से आ गए, हमारे इकोलाई। और इकोलाई जैसे ही आते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, जो हमारी डाइट होती है, फाइबर डाइट, उसमें फर्मेंटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हम हमारी जीआईटी से क्या मिलने लग जाता है, विटामिन के मिलने लग जाता है। ओके माय डियर, और हमारे जो ब्लीडिंग क्लोटिंग फैक्टर, उसमें हेल्प करता है हमारा क्या, विटामिन के। इसीलिए जो बच्चा पैदा होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसमें विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बात करें हम किसकी, विटामिन बी 12 की। विटामिन बी 12 कहाँ पे एब्जॉर्प्शन किया जाता है, एक स्टार और लगाइएगा। विटामिन बी 12, इसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है किसके द्वारा, विटामिन बी का एब्जॉर्प्शन किस में किया जाता है, इलियम में। ओके माय डियर, विटामिन बी का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा किया जाता है, इलियम में। अब केवल विटामिन बी 12 का अकेले का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसके साथ में क्या पाए जाते हैं, हमारे कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारे स्टोमक में। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में क्या है,
इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी है, तो हमारे विटामिन बी बॉडी में कितना ही ले लो आप, उसका क्या नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। और आपको क्या हो जाएगा, विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है, हमें परनीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। विटामिन बी 12 की कमी से हमें क्या देखने को मिलता है, परनीशियस एनीमिया। अब आप विटामिन बी 12 खा रहे हो, टेबलेट खा रहे हो, मान लो विटामिन बी 12 डाइट में ले रहे हो, कितना भी ले लो, जब तक ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं खा रहे हो आप, जब तक बॉडी हमारी इंट्रिंसिक फैक्टर डेवलप नहीं कर रही है, तब तक विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। ठीक है, और इसका एब्जॉर्प्शन होता कहाँ पर है, इलियम में। कहाँ पे होता है, इलियम में। ओके माय डियर, तो इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ प्रोड्यूस होता है, स्टोमक में। स्टोमक से आएगा हमारी विटामिन बी 12, मान लो आपने खा लिया, विटामिन बी 12 के साथ साथ में आएगा और कहाँ पे, इलियम में आके एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, किसका, विटामिन बी 12 का और इंट्रिंसिक फैक्टर्स का। तो ये थे हमारे कुछ एब्जॉर्प्शन की बात। ओके, इसके बाद में एब्जॉर्प्शन के बाद में हमारा क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन हमने आपको बताया क्या होता है, कॉम्पैक्शन फॉर्मेशन ऑफ स्टूल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, कॉम्पैक्शन। ये आ गया हमारा कॉम्पैक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ स्टूल। स्टूल को बनाने को क्या बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को कॉम्पैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, हमारे स्टूल का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इलियम से। कॉम्पैक्शन स्टार्ट, उससे पहले हमारे क्या होता है, पूरा लिक्विड पार्ट होता है। देखिए कहाँ कहाँ लिक्विड पार्ट होता है, हमने खाया पिया, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुआ, स्टोमक में लिक्विड हो गया, ड्यूडेनम में लिक्विड हो गया, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में लिक्विड हो गया। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पार्ट है, वहीं से क्या होता है, कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो एंड पोर्शन, एंड पार्ट ऑफ इलियम, यहाँ से क्या होता है, हमारा कॉम्पैक्शन का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, स्टूल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके माय डियर, तो स्टूल यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से ही हमें क्या मिलने लग जाता है, कुछ सेमी सॉलिड स्टूल दिखने लग जाता है। और यहाँ पे हमारे क्या पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इलियम में हमारे स्टर्कोबिलिनोजन, जो पेल कलर होता है स्टूल का, जो पेल कलर होता है किसका, स्टूल का, किसके द्वारा होता है, हमारा पाया जाता है एक एंजाइम का, स्टर्कोबिलिनोजन। स्टर्को स्टर्कोबिलिनोजन पाया जाता है, इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, हमारा जो स्टूल का कलर है वो हमें येलो देखने को मिलता है। इस पे भी स्टार लगा दीजिएगा, किसकी वजह से स्टूल का कलर हमें येलो देखने को मिलता है, तो उस पे क्या आ जाएगा हमारा, स्टर्कोबिलिनोजन। ठीक है माय डियर, तो स्टर्कोबिलिनोजन की वजह से हमें पेल कलर देखने को मिलता है। ओके, अब देखिएगा, यहाँ हमारा लिक्विड पार्ट है, यहाँ से क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होने लग जाता है। तो हमारा जो कोलोन है, जो असेंडिंग कोलोन है, इसमें हमारे क्या देखने को मिलेगा, हमें सेमी सॉलिड स्टूल देखने को मिलेगा, सेमी सॉलिड फूड पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। जो भी स्टूल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, स्टूल बोल सकते हैं। यहाँ हमारा सेमी सॉलिड रहता है, यहाँ हमारा सेमी सॉलिड रहता है ट्रांसवर्स कोलोन में, डिसेंडिंग में हमारा सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, डिसेंडिंग में हमारा सेमी सॉलिड होता है। और जो हमारा क्या है, सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन क्या होता है, स्टोरेशन होता है, किसका, स्टूल का स्टोरेज करता है। सिग्मोइड कोलोन है हमारा, स्टूल का स्टोरेज करता है। यहाँ क्या हो जाता है, हमारा ये सॉलिड हो जाता है, यहाँ हमारा क्या आ जाता है, सॉलिड पार्टिकल्स आ जाते हैं, और फिर रेक्टम और एनएच के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। तो ये हमारे कॉम्पेक्शन क्या किया जाता है, स्टर्कोबिलिनोजन आ जाता है, जिसकी वजह से हमें फिकल स्मेल देखने को मिलती है और पेल कलर देखने को मिलता है, स्टूल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ से यह हो गया हमारा क्या, कॉम्पेक्शन का, स्टूल फॉर्मेशन की बात। ठीक है, वाटर का एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और स्टूल का फॉर्मेशन बन जाता है। ओके माय डियर, अब कॉम्पेक्शन के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, डेफिकेशन। और फिर बात करेंगे हम सीक्रेशन, कि कौन कौन से सीक्रेशन इसमें हेल्प करते हैं। तो एंड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा इसमें, डेफिकेशन।
डेफिकेशन का मतलब हमने आपको बताया क्या होता है। डेफिकेशन का मतलब रिमूव ऑफ द स्टूल, रिमूव ऑफ स्टूल। स्टूल का रिमूव करना क्या कहलाता है, हमारा डेफिकेशन कहलाता है। डेफिकेशन जो सेंटर है वो कहाँ पाया जाता है, डेफिकेशन सेंटर हमारा कहाँ पर देखने को मिलता है हमें, इस पे भी स्टार लगा लीजिएगा, ये पूछ लिया जाता है। डेफिकेशन सेंटर हमारे कहाँ पाया जाता है, सैक्रल प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सल, प्लेक्सस, ठीक है। सैक्रल जो रीजन पाया जाता है, सैक्रल जो रीजन पाया जाता है उसमें S1, S2 और S3, यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा डेफिकेशन सेंटर देखने को मिलता है, जहाँ से भी हमें क्या मिलते हैं, स्टिमुलेशन मिलते हैं। डेफिकेशन के स्टूल को रिमूव करने के क्या पाए जाते हैं, हमारे स्टिमुलेशन पाए जाते हैं। किसके द्वारा मिलते हैं हमें, सैक्रल रीजन में जो हमारी नर्व प्रेजेंट होती है, वहाँ हमारा क्या होता है, डेफिकेशन सेंटर प्रेजेंट होता है। ओके माय डियर, तो ये हो गई हमारे किसकी, डेफिकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, सीक्रेशन की। देखिएगा, हमें जो जीआईटी है, हमारी जो जीआईटी है उसमें अगर सीक्रेशन ना होंगे तो फूड लिक्विड पार्ट बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो जो हमारे जो फूड कंटेंट है उसको लिक्विड पोर्शन प्रोवाइड करने के लिए, उसका डाइजेस्टिव करने के लिए, उसको गलाने के लिए हमारे क्या किए जाते हैं, सीक्रेशन किए जाते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं किसकी, सीक्रेशन की। अब सीक्रेशन हमारा किस किस का किया जाता है, पहले आती है हमारी क्या, सलाइवरी ग्लैंड या सलाइवा, ठीक है। सलाइवा किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, हमारे सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा। ओके, सैलिवरी ग्लैंड हमारे ओरल कैविटी में पाई जाती है और इसके द्वारा क्या किया जाता है, सलाइवा का सीक्रेशन किया जाता है। कितना सीक्रेशन किया जाता है, सलाइवा का इसका सीक्रेशन किया जाता है 1000 से 1500 ml, 1500 ml पर डे, ठीक है। 1500 ml पर डे क्या किया जाता है, सलाइवा का हमारी ओरल कैविटी के द्वारा सीक्रेशन किया जाता है। पीएच की बात करें तो इसका क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन पीएच होता है, जैसे 6.35 से 6.85, इसका क्या पाया जाता है, पीएच हमें देखने को मिलता है। क्या, पीएच मतलब कि ये क्या हो गया, स्लाइटली एल्कलाइन हो गया हमारा क्या, सलाइवा। दूसरा जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, दूसरा जो सीक्रेशन है वो होता है हमारा क्या, गैस्ट्रिक जूस। क्या आता है हमारा, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस अमाउंट में देखो कितना किया जाता है, गैस्ट्रिक जूस हमारा होता है 1500 से 2000 ml पर डे। ओके माय डियर, पर डे हमारा 1500 से 2000 ml हमारा गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन हो जाता है। पीएच की बात करें तो ये क्या होता है, बिल्कुल एसिडिक होता है। ये क्या हो गया हमारा, स्लाइटली एसिडिक हो गया, और ये क्या हो जाता है हमारा, प्योर एसिडिक होता है, फुल एसिडिक होता है। इसका पीएच की बात करें तो इसका पीएच हमारा होता है 1 से 3, 1 से 3 हमारा क्या होता है, पीएच हाईली एसिडिक होता है, ठीक है। हमारा गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। ओके माय डियर, तीसरा सीक्रेशन आता है हमारा क्या, बाइल जूस। तीसरा सीक्रेशन हमारा क्या आता है, बाइल जूस। इसका अमाउंट होता है हमारा 800 से 1200 ml, 800 से 1200 ml पर डे। पीएच की बात करें तो देखिए, दो जो होते हैं एसिडिक होते हैं, ये हमारा स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है, और ये गैस्ट्रिक जूस हमारा हाईली एसिडिक होता है। ओके माय डियर, अब बाइल जूस क्या होता है, हमारा एल्केलाइन होता है, इसका पीएच हमारा 8 से 9 होता है। अब जो भी कंटेंट आएंगे, जो भी जूस आएंगे, उसका क्या देखने को मिलेगा हमें, हाईली एसिडिक, हाईली एल्केलाइन देखने को मिलेगा। 8 से 9 पीएच होता है हमारे किसका, बाइल जूस का। बाइल जूस हमारे किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, लीवर के द्वारा। लीवर क्या है हमारा, असेसरी ऑर्गन है। ओके माय डियर, दूसरी चीज क्या आती है हमारी, पेनक्रियाटिक जूस। 3 पार्ट हो गए, चौथा पार्ट क्या आ जाएगा हमारा, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस, इसका अमाउंट हमें कितना देखने को मिलता है, 500 से 800 ml, 500 से 800 ml पर डे।
पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियाज के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। इसका पीएच भी कितना होता है, 8 से 9 होता है, मतलब कि हाईली एल्कलाइन होता है। ओके माय डियर, इसका पीएच भी क्या होता है, हाईली एल्कलाइन होती है। दो जूस और है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा रिलीज किया जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाता है। एक किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, इसको क्या बोलते हैं, सक्कस, सक्कस एंट्रिकस। इस जूस को क्या बोलते हैं, सक्कस जूस। और इस लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा भी जूस रिलीज किया जाता है, ठीक है माय डियर। तो इसके द्वारा कितना जूस रिलीज किया जाता है, 1800 ml पर डे। ओके माय डियर, जो सक्कस एंट्रिकस है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो सक्कस एंट्रिकस रिलीज किया जाता है, उस कितना अमाउंट रहता है, 1800 ml पर डे। इसका पीएच की बात करें तो देखिएगा, जो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई है डुडेनम के बाद से, तो डुडेनम से ही क्या होते हैं, सारे एल्केलाइन जूस रिलीज होते हैं। पैनक्रियाज के द्वारा एल्केलाइन होता है, लीवर के द्वारा एल्केलाइन होता है, और जो इनकी जीआईटी के द्वारा रिलीज किया जाता है सक्कस एंट्रिकस, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, हाईली एल्केलाइन हो जाएगा। 8 से 9 पीएच उसका पीएच होता है, मतलब हाईली एल्केलाइन होता है। ओके माय डियर, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा भी हाईली एल्केलाइन रिलीज किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा कितना किया जाता है, 400 ml, 400 ml पर डे रिलीज किया जाता है, और वो पीएच होता है इसका 8 से 9। ओके माय डियर, तो देखिएगा दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है हमारा सलाइवा और दूसरा गैस्ट्रिक जूस, ये होते हैं हाईली एसिडिक, ठीक है, ये क्या होते हैं, एसिडिक। बाकी सब हमारे देखिए बाइल जूस हो गया, पेनक्रियाटिक जूस हो गया, सक्कस एंट्रिकस जूस हो गया, ये सब क्या है, हमारे हाईली एल्कलाइन जूस है। ओके, तो ये हो गए हमारे किसकी, सीक्रेशंस की बात। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, एक एक पार्ट के बारे में। सबसे पहले ओरल कैविटी, फिर इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरी एक एक चीज की स्ट्रक्चर करेंगे। ये तो हमारे किसकी हो गई, पूरी जीआईटी के फंक्शंस की बात हो गई। ओके, पूरी जीआईटी के फंक्शंस की बात हो गई। अब हम एक एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे क्या, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, हमारे टीथ आ जाते हैं, टंग आ जाती है, तो इन सब के बारे में हम क्या करने वाले हैं, हमारी ग्लैंड्स आ जाती है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम।